नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप समूह का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बेगूसराय की एक ऐसी युवा शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बेगूसराय को तकनीकी क्षेत्र से सबल उठाने के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में काम करने के बाद आज बेगूसराय के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं आईआईटी रुड़की के छात्र रहे अभिषेक कुमार का, जो आज अपने क्षेत्र के बच्चों को भविष्य में इंजीनियर के रूप में तैयार करने के लिए आगे आए हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे इनके विचार कि किस तरह से बच्चे आईआईटी जेईई मेंस में सफलता पाएं और अपनी सफलता का परचम लहराएं। अभिषेक जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आपका। आपका भी और केवी स्टूडियो के तमाम टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं अभिषेक जी, हम चाहेंगे आप उनसे अपना परिचय, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी शिक्षा दीक्षा साझा करें। मैं बेगूसराय के ही बीहट गांव का रहने वाला हूं और हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं आसपास पूरी हुई है। क्लास 4 से क्लास 7 तक की पढ़ाई मैंने गांधी शिक्षण संस्थान रतनपुर बेगूसराय एक स्कूल है वहाँ से पूरी की। क्लास 8 मैं अपने गांव में ही बीहट गांव में ही मिडिल स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ से मैंने अपनी क्लास 8 की पढ़ाई की है। क्लास 9 10th भी मैंने एक सरकारी हाई स्कूल है जी जी, एक दल सिंह सराय के पास समर्था गांव है जी जी, वहाँ पर एक रघुनंदन हाई स्कूल वहाँ से मैंने पूरी की। इंटरमीडिएट क्लास 11 12th मैंने टीएनवी कॉलेज भागलपुर से पूरी की है जी जी। उसके बाद मैंने बीटेक किया आईआईटी रुड़की से और 16 जून 2009 को मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और 17 जून 2009 से मैं टीचर हूँ। और स्टार्ट मैंने किया था दिल्ली में एक कोचिंग है आकाश इंस्टीट्यूट, जी जी, वहाँ से मैंने काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है वो। हाँ। अच्छा, हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जब आप खुद आईआईटीएन थे तो आपने टीचिंग प्रोफेशन को क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर की होगी, आपको बाहर भी काम मिल रहा होगा, कहीं प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल ही रहा होगा, फिर आपने इसको क्यों चुना? मैंने 4th ईयर में ही उसका ऑफ़र लेटर साइन कर लिया था। एक्चुअली इसके 2-3 कारण हैं। एक तो है 4th ईयर में जब मैंने इंटर्नशिप किया था एक जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी में, तो कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं वहाँ से तो कुछ ठीक था। जब आप किसी चीज़ को प्रोडक्शन लेवल पर देखते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैंने रियलाइज़ किया कि जितना मैंने एंजॉय किया था अपने आईआईटी प्रिपरेशन के टाइम को, तो वो लाइफ मैंने बहुत अधिक एंजॉय किया था। क्योंकि उसके पहले तक की जो पढ़ाई होती थी स्कूलिंग, उसमें एक ग्रेड का दौर होता है, मार्क्स के लिए सिर्फ कितने मार्क्स आए 80% 90%, सिर्फ यहीं तक लोगों की सोच सीमित रहती है। लेकिन जब आप आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में सिर्फ 7 ही आईआईटी थे और ऑब्जेक्टिव भी होता था और फिर सब्जेक्टिव पेपर भी होता था, जो कि अब नहीं होता। तो उसकी तैयारी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स या फिर ग्रेड, वहाँ पर आप नॉलेज या कितना डीप सोच सकते हैं। फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस में भी फार्मूला लिखा होता था कि इसके बाद आप सोचो। तो उस पढ़ाई को और उस टाइम को मैंने काफ़ी एंजॉय किया था, तो इसलिए मैं उसी लाइफ को, उसी पीरियड को जीना चाहता था। और तो मेरा इंटरेस्ट भी था और मुझे लगता था कि ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। और मेरे टाइम में क्रेज़ भी बहुत अधिक था आईआईटी का, तो एक्चुअली मुझे बहुत अधिक नहीं पता था। और आईआईटीएन उस समय लोग इसलिए नहीं बनते थे कि जॉब के लिए या पैसे के लिए, क्रेज़ की वजह से ही बनते थे। मुझे याद है जब किसी का रिजल्ट आता था उस समय, तब पेपर में आना और लोगों का जितना रिस्पेक्ट मिलना कि अच्छा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो कुछ जगह तो पता नहीं सोचते थे भगवान हो गया क्या हो गया। तो ये जो क्रेज़ होता था उसको देखकर ही मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था कि आखिर ये है क्या आईआईटी, लोग इतना पूछते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं लोग कंपनियों के पीछे भागते हैं क्योंकि प्लेसमेंट चाहते हैं कि अच्छा उनको सैलरी मिले, उनका परिवार और वो खुद सेटल हो जाए, लेकिन आपने उनको छोड़ के टीचिंग चुना। इसका एक कारण ये भी था कि
हर आदमी का देखिए अलग अलग होता है, सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब हो गया तभी वो सक्सेस है, बहुत सारे लोग हो गए जो अपना बिजनेस कर लिए तो तभी वो मानते हैं कि सक्सेस हो गया। तो हमारे टाइप के भी वहाँ पर 5-7 लोग थे जो अपना कुछ करना चाहते थे हमारे आईआईटी में भी। तो एक साथ हम लोगों ने 15-20 स्टूडेंट्स काफ़ी सर्च किया था कि कौन सा फील्ड है, क्या है, यहाँ स्कोप क्या है। इसके बाद हम लोग 15-20 स्टूडेंट्स अपने बैच से एक साथ इस फील्ड में आए थे। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें अपना काम करने के लिए, फिर भी आप इस फील्ड में कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। एक जगह चाहिए होता है और बाकी आपका नॉलेज चाहिए होता है। तो ये भी एक कारण था कि फ्यूचर में मुझे दिख रहा था कि बहुत आसानी से मैं अपने तरीके से अपना कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। जी, और कहीं ना कहीं अपना ज्ञान लोगों को दे सकूँ, शेयर कर सकूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। मुझे जहाँ तक जानकारी है आपके बारे में कि आपने बिहार से बाहर भिन्न भिन्न राज्यों में काम किया है, बेहतरीन इंस्टीट्यूट में काम किया है। तो हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते होंगे, अपना करियर बनाना चाहते होंगे, आप उनसे अपने कार्य क्षेत्र, अपने अनुभव और इस अनुभव के दौरान जो चुनौतियों का सामना आपने किया हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, जब कोई स्टूडेंट्स आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो जो स्टूडेंट्स की चुनौतियां होती है वही टीचर की चुनौतियां होती है, क्योंकि टीचर का काम ही होता है स्टूडेंट्स की चुनौतियों को दूर करना। तो अगर स्टूडेंट्स के सामने छोटी चुनौती है तो टीचर के सामने छोटी चुनौती है। अगर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है, स्टूडेंट के सामने बड़ी चुनौती है, तो टीचर के सामने बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती है वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन वो मन ही मन वो मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। आप देखिए, अगर किसी के परसेंटेज कम है, अगर किसी के 75% मार्क्स हैं और वो तैयारी के लिए जाता है तो पीछे से बहुत सारे लोग उनको ये भी कहते हैं, अच्छा 90 स्टूडेंट्स वाले को देखो, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे तो 75% हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह की जो निगेटिव बातें होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है। तो आईआईटीएन बनने के लिए या उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले है कॉन्फिडेंस लेवल। जी, है ना। तो ख़ास करके जो गांव से स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके दिमाग में भी ये बात रहता है कि हम छोटी जगह से हैं, हिंदी मीडियम से हैं। यहाँ आपने कहा हिंदी मीडियम की बात आपने की, तो मीडियम को लेकर काफ़ी उधेड़बुन रहता है, उपापोह की स्थिति रहती है, खास करके बिहार बोर्ड जैसे स्टूडेंट के बच्चों को। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी मैंने बताया, गांधी शिक्षण संस्थान जहाँ से मैंने स्कूलिंग की वो भी हिंदी मीडियम था। अपने गांव के स्कूल से मैंने 8 क्लास की पढ़ाई की, वो भी हिंदी मीडियम था। 9-10th मैंने जहाँ से किया वो भी हिंदी मीडियम था। 11-12th की पढ़ाई TNV कॉलेज, वहाँ मैं धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। लेकिन आप भी जानते हैं बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से डायरेक्टली कोई इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो 11-12th मेरा मिक्स था, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, क्योंकि आप कोई अच्छी बुक नहीं आप ढूंढ सकते हिंदी मीडियम में। आप अच्छे टीचर्स के पास जाएंगे तो वो सारे टर्म्स इंग्लिश में बताते हैं, लेकिन 100% लैंग्वेज पिकअप करना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश। लेकिन 12th में मेरा एक सब्जेक्ट बायोलॉजी भी था, मैथमेटिक्स मेरा एक्स्ट्रा में था, तो बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर जहाँ तक बात है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साइंस की, तो मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो लैंग्वेज की वजह से बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होती, उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितना लैंग्वेज की वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में वो प्रॉब्लम है। अगर स्टूडेंट्स ये सोच ले कि लैंग्वेज की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी है, जो थोड़े बहुत टर्म्स होंगे वो हम नोट कर लेंगे एक बार, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो हो सकता है ये बोल दें कि हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए इस वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए, बट मेन रीज़न ये नहीं होता। आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिर तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ तक बात है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेशली IIT JEE के लिए
एक डीप थिंकिंग चाहिए, आपका मैथमेटिकल एनालिसिस आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट, इवन आप हिंदी भी नहीं सही से बोल पा रहे हैं लेकिन आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं, तो IIT का एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपने कहा कि IIT का बहुत क्रेज़ था, पहले था, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब IIT का क्रेज़ काफ़ी घट गया है, अब युवाओं में उतना उत्साह नहीं रहा इस फील्ड को लेके? देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। इसका क्रेज़ घटने का एक रीज़न तो ये भी है कि पहले जब मेरे टाइम में सिर्फ 7 ही IIT होते थे, तो सीट्स कम थे, नंबर ऑफ़ सीट्स कम थे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्लेसमेंट सिर्फ अच्छी जगह ही होता था, कम स्टूडेंट्स हर साल IITian बनते थे। एग्ज़ाम इस वजह से थोड़ा टफ भी हो जाता था, तो उसको क्रैक करने के बाद रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे जगह पर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता था। अब लगभग 3 गुना IIT हो गया। इवन जो पुराने IIT थे उसमें भी ऑलमोस्ट सीट्स डबल हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बनते हैं IITian। और जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले सब्जेक्टिव भी होता था, अब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एवरेज थे, जो पहले क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, अब सीट्स बढ़ने की वजह से और पैटर्न बढ़ने की वजह से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने की वजह से अब उनका सिलेक्शन भी आसान हो गया है। तो जब भी आप देखते हैं कि कोई टफ एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्रेज़ थोड़ा अधिक होगा, और रिलेटिवली एग्ज़ाम अगर थोड़ा इजी हो गया तो उसका क्रेज़ थोड़ा कम हो गया। बट ऑब्जेक्टिव होने से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में कुछ भी अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आपको पूरा लैंग्वेज लिखना होता है, बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो आप उसको हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं या इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऑप्शंस में फाइनली टिक लगाना होता है। जी। अच्छा, IIT रुड़की के आप स्टूडेंट रहे, सभी चाहते हैं कि सब IIT JEE में सफल हो। हर तकनीकी क्षेत्र में जाने वाले बच्चे का सपना होता है कि वह IITian का टैग ले। तो IIT में सफलता के लिए कब से वो बच्चा तैयारी करे, किस तरह से तैयारी करे, और कैसे आपकी तरह वो भी सफल होकर देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान में अपना नाम लिखाए? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि एक जो ग्रेड और मार्क्स का भागम भागी है, इससे खुद को बचाएं, नॉलेज के पीछे भागें। मार्क्स और ग्रेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपके पास मैथमेटिकल एनालाइटिंग पावर होना चाहिए कि आप का मैथमेटिक्स एक एवरेज, कम से कम एवरेज या एवरेज से अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स अगर वीक है तो फिर आपको सिर्फ मैथ में ही नहीं, बाकी साइंस में भी प्रॉब्लम होती है, फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ आपको अच्छा करना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा IIT सिर्फ एक नॉलेज और कुछ फार्मूले को याद करने की बात नहीं है, इसके लिए आपको एक डीप स्टडी करना होता है। डीप स्टडी करना मतलब सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट भी करना होता है। आप कुछ पढ़ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसे सिर्फ याद कर लिए, या जब भी सेम क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख दिए, सिर्फ इससे आप IIT क्लियर नहीं कर सकते। जी। आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो खुद से आपके दिमाग में आप सोचिए, आदत डालिए कि क्यों कोई कंडीशन लिखा हुआ है तो यही क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा होता तो क्या होता, अच्छा इसकी जगह हम कुछ और सोच लिए, ये लिखा होता तो क्या होता। आप क्वेश्चंस खुद से बनाइए और फिर उसके बारे में सोचिए और टीचर से डिस्कस कीजिए, है ना। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी होती है। आप IIT के प्रिपरेशन के लिए छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, जो कि सिर्फ स्कूलिंग पढ़ने वाले वहाँ पढ़ लेते हैं और उसको ध्यान में भी नहीं देते। वो आप उसके बारे में भी सोचिए, ये क्यों लिखा हुआ है, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होता है। और अगर टेक्निकली आप सिलेबस वाइज हमसे पूछें कि कब से करना चाहिए, तो 9th क्लास से मेरे ख्याल से
बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी तो मैंने कहा कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा करने का कोई एज नहीं होता, आप वो अपना ऑब्जर्वेशन सही करना, एनालाइटिंग पावर बढ़ाना, वो बचपन से ही आप है ना, तो बचपन से ही बात हो गई, वो प्रोसेस चलता है, कॉमन सेंस बढ़ना। लेकिन 9th से स्टार्ट इसलिए भी कर देना चाहिए क्योंकि सिलेबस वाइज आप देखेंगे 9th का जो सिलेबस है वो 11th में है फिजिक्स का, जो 10th का सिलेबस है फिजिक्स का वो 12th में है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें कम पढ़ना होता है, उसमें थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। तो अगर स्टूडेंट्स 9th से ही तैयारी करें, तो जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने फिजिक्स का, तो फिजिक्स ही थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ ले तो 11th का काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। जी जी। 10th में फिजिक्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लें तो 12th का कवर हो जाएगा। तो 11 12th में स्टूडेंट्स के पास स्कूलिंग के बाद IIT JEE के सिलेबस को कवर करना ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। आपने भिन्न भिन्न राज्यों में काम किया, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थानों में काम किया। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र को साझा करें। जैसा मैंने बताया कि आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने 2009 में स्टार्ट किया था, तो उसके भी बहुत सारे सेंटर हैं। मैंने फिर जम्मू में भी पढ़ाया था, जम्मू सेंटर पे, दिल्ली सेंटर, जम्मू सेंटर, फिर एक कोचिंग का हब जानते हैं आजकल कोटा है, जी जी। तो कोटा भी गया, वहाँ से भी वहाँ पर भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं उनके अलग अलग राज्यों में। वहाँ से उसके बाद मैंने फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मैंने कहा था हमारे कई सारे फ्रेंड्स हमने साथ में स्टार्ट किया था, तो फिर अपना इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट किया था। तो हमने हरिद्वार में पढ़ाया, ऋषिकेश में पढ़ाया, मुजफ्फरनगर यूपी में जी जी। एक जगह है, जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था मैं वहीं था। फिर लास्ट 4-5 ईयर से एक CSRL एक NGO है, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, उस NGO से मैं जुड़ा हुआ था, जिसमें मेंटर अभियानंद सर आप जानते होंगे। हाँ, वो बिहार के जुड़े हुए थे, हाँ, जाने माने, वो भी जुड़े हुए थे। तो वहाँ काम करना काफ़ी सेटिस्फैक्टरी था, क्योंकि वहाँ गरीब स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते थे हर राज्य से, जिनका फैमिली इनकम 2-2.5 लाख से कम हो एनुअल, और उनका रहना खाना पढ़ना सब फ्री होता था। और लास्ट में मैं देहरादून और कश्मीर में भी मैं अच्छा, आर्मी के अंदर एक प्रोजेक्ट चलता था CSRL के थ्रू, जिसमें कश्मीरी घाटी के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आपने जिक्र किया यहाँ कश्मीरी घाटी के बच्चे, आपको नहीं लगता कि भारत में जम्मू और कश्मीर का नाम आते ही काफ़ी चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं, और आपने वहाँ पर शिक्षा दिया, कैसा रहा वहाँ का अनुभव? वहाँ सबसे पहले तो मैं बताऊँ, घाटी में खास करके भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं, और वहाँ के बारे में तो काफ़ी कुछ न्यूज़ से भी पता चलता होगा, स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी, और जी जी, छोटी छोटी बात पे कर्फ्यू लग जाना, बंद हो जाना। स्कूल्स वगैरह भी वहाँ अगर 1 साल में मुझे लगता है 2-3 महीने ही ओपन होते थे पहले। मुझे याद है 2015 में मैं पहली बार गया था, तो वहाँ पर लोकल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, सर आप इंडिया से हमें पढ़ाने आए हैं? तो मतलब इंडिया में रह के इंडिया से पढ़ाने आए? हाँ, तो उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अभी मैं इंडिया में ही तो हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूछा आप इंडिया से पढ़ाने आए हैं, तो काफ़ी दुविधा में थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई थी कि हम जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वो एक विवादित जगह है, उसको लेकर दुनिया क्लियर नहीं है क्या है। अब तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, 370 हट गया, और बाकी जो डायरेक्शन में अब बहुत ज़्यादा, अगर मैं इस डायरेक्शन में बोलूँगा तो फिर ये एजुकेशनल टॉक से वो पॉलिटिकल। नहीं, कोई बात नहीं है। बस हमें ये जानना था कि वहाँ के बच्चों को भी अगर गाइड किया जाए, चूँकि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों पहले एक समाचार पत्र के माध्यम से ही मैंने जाना, आप तो वहाँ थे, पढ़ाए भी हैं आपने, कि वहाँ के घाटी के बच्चों ने भी सफलता का परचम लहराया। वहाँ जब मैं था तो
मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ बच्चों को नॉलेज बहुत कम था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्टोन पेल्टिंग और पत्थरबाजी की वजह से 2-3 महीने ही माहौल उस तरह का नहीं बन पाता था। हाँ, माहौल उस तरह का नहीं था, स्कूल्स वगैरह बंद रहते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स थोड़े इमोशनल भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से उनको स्टोन पेल्टिंग और इसके लिए भड़काना भी आसान हो जाता है, जो लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन अवेयरनेस वहाँ है। जैसे अवेयरनेस का मतलब वहाँ के लोगों से आप बात कीजिए, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक की सब समझ होती है कि यूएन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, चाइना की क्या पॉलिसी है। तो जो स्कूलिंग नॉलेज है वो उनके पास कम होता है, बट बाकी जो नॉलेज है, अगर आप कहेंगे कि उनका एप्टीट्यूड कैसा होता है, कॉमन सेंस, आईक्यू लेवल, तो वो चीज़ में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। और वो लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं, जैसा मैंने कहा, उनको भड़काना थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा, तो इस वजह से उनको सही डायरेक्शन पे लाना भी थोड़ा सा आसान होता है और उनके अंदर जज्बा बहुत होता है। तो कम नॉलेज के बाद भी जब वो एक बार रास्ते पे आ जाते हैं कि मुझे ये करना है, जी जी, सब कुछ आसान हो जाता है। हाँ, फिर वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। फिर इतने बेहतरीन जगहों को छोड़कर, इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट को छोड़कर आप अपने गृह जिला बेगूसराय दिनकर की धरती पे आए, इसका क्या रीज़न? एक तो जन्मभूमि है, उससे एक लगाव, और दूसरा कुछ जब बहुत सारी जगह पर पढ़ाने के बाद मैंने देखा कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को भी आईआईटी में भेजा जा सकता है। जी जी, मैंने कहा कि लास्ट 4-5 ईयर से मैं जहाँ जुड़ा हुआ था, वहाँ गरीब बच्चे और वो जिनके पास नॉलेज नहीं, कश्मीर में भी मैंने पढ़ाया, वहाँ देखा मैंने स्टूडेंट्स को नॉलेज वाइज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जी जी, उसके बाद भी मैंने देखा वहाँ से इतने सारे आईआईटीएंस बने। तो मैंने देखा कि बाकी इतने सारे जगह पर काम करने के बाद, वहाँ से रिज़ल्ट देने के बाद अपने गांव में क्यों नहीं। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, और हमारे यहाँ आने का एक पर्पस ये भी है कि जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे कई सारे स्टूडेंट सब टीचर हैं, और जो वहाँ के टीचर्स भी होते थे वो हमारे यहाँ आते थे कि बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए। या फिर जब मैं किसी कोचिंग से जुड़ा होता था, तो जो नए टीचर्स आते थे, जी जी, तो वो अंडर ट्रेनिंग भी लेते थे। तो मेरा ये भी पर्पस है कि यहाँ पर सिर्फ आईआईटी में रिज़ल्ट ही ना दिया जाए, बल्कि यहाँ के बच्चों को यहाँ के लिए कम से कम 10-12, जी जी, अपने गांव में 10-12 टीचर, गांव के ही बच्चे, मतलब वो आईआईटीएन तो बने ही बने, और उसके बाद आईआईटीएन की एक फौज तैयार करें। और जैसे मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आईआईटीएन, मैंने कहा मैं बहुत इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि रिजल्ट या इसके पीछे ग्रेड या मार्क्स, फ्यूचर के लिए, भारत के लिए तैयार करें। जैसे 3 सब्जेक्ट आईआईटी के लिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जी जी, अगर वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए तब भी हम उनसे जुड़े रहें, उनको बताते रहें ट्रेनिंग टाइप से, या वो किसी एक सब्जेक्ट में ही अगर बहुत अच्छा करते हैं तो उस सब्जेक्ट का वो एक अच्छा टीचर भी बन सकें। जी जी, तो हमारी सोच ये भी है कि यहाँ से बहुत सारे टीचर्स भी क्रिएट करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति निर्माण बहुत जरूरी होता है, और आपने जो मुहिम छेड़ा है उसके लिए मैं संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र के बच्चे पूरी तरह से देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। आपका संस्थान किस नाम से है और किस तरह की संस्थान के बेगूसराय के लिए जो आपने प्लान किया है, तो आपके संस्थान का क्या नाम है, क्या विशेषता है, और कहाँ पर ये संस्थान आपने शुरू करने का सोचा है? ये मैंने अपने गांव में ही, जो चांदनी चौक है बीहट में, वहाँ एक तालाब है चौक के पास ही, उसी के पास में एक A1 क्लासेस नाम से मैंने स्टार्ट किया है। और क्लास 9th से ही, जो मैंने कहा कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग से उनको उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, अच्छे टीचर्स या अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, तो उनका भी सिलेक्शन हो सके, इस वजह से क्लास 9 से ही मैंने स्टार्ट किया है। और 12th में डायरेक्ट एडमिशन
हम नहीं ले रहे हैं इस बार, 9, 10th, 11th में ही एडमिशन ले रहे हैं। जी जी। क्योंकि 11th तक जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं कंपटीशन जी का, जी। तो 12th में पीछे का सारा कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ने के साथ 12th का भी यानी आप complete करना 9, 10th और 11th को साथ लेके चल रहे हैं, और उसके बाद फिर साथ ही साथ IIT का प्रिपरेशन चल रहा है। हाँ, स्कूलिंग के साथ ही मैंने जैसे कहा था कि जैसे 9th के स्टूडेंट्स हैं तो 9th का स्कूलिंग तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसका सिलेबस चूँकि 11th से मैच कर रहा है जी, जी। फिजिक्स का, तो कुछ अगर वही चीज़ 9th के सिलेबस से ही कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया जाए, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उसी सिलेबस में किस तरह बढ़ा की दिया जाए। विशेषता क्या है सर, किस तरह से ये जो आपने जो सोच रखा है कैसे करते हैं इसको? देखिए, पढ़ाने का जो तरीका होता है, जब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ ये चीज़ पढ़ ले, मतलब रट आप ले, और अकेले हो कि और भी फैकल्टी हैं आपके साथ? आया तो मैं अकेले हूँ, जी। लेकिन और भी फैकल्टीज से मैंने बात किया, सब टच में है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी समय जिस तरीके का है, तो दूर दूर स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, और मैं उनको सलाह भी यही दूंगा, इवन स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर को भी मैं यही सलाह दूंगा। आप जैसे देखिए कोटा में बिहार के ही ये स्टूडेंट्स होते हैं जो लाखों की संख्या में होते हैं, बिहार के ही टीचर्स होते हैं जो लाखों की संख्या में होते हैं, और जो कि अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि सब कुछ पहले जैसा होगा, क्योंकि कोरोना में देखिए 2-3 कुछ लोगों को ही हुआ था, वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम समय में पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाए। जब तक कुछ लोगों को भी है तब तक ये खतरा बना रहेगा कि फिर से पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स को भी सलाह दूंगा कि आप जहाँ हो आसपास ही अपना पढ़ाई के लिए अपना प्लान करें। बहुत दूर में करने के बाद अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर जी बिल्कुल, वो आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। और टीचर्स को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन हब टाइप की चीज़ होती थी, जहाँ लाखों स्टूडेंट्स जुटते थे, हज़ारों टीचर जुटते थे, ऐसा कुछ ना करें। आप अपने अपने जगह पे जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, जहाँ रहे वहीं उसी को एजुकेशन हब बना दें। आप उसी को एजुकेशन हब बनाएं, लोकल लेवल पे ही बनाएं। जी जी। एक ही जगह लाखों स्टूडेंट्स को जमा करने की जगह बजाय हज़ार या 500 स्टूडेंट्स 100 प्लेसेस पे 200 प्लेसेस पे रहें, तो वो समय के हिसाब से भी सही है और स्टूडेंट्स के हिसाब से भी सही है, देश के हिसाब से भी सही है। हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, एक ही जगह। बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना वैश्विक महामारी में जो शिक्षा की हालात है बहुत ही प्रभावित हुई है, तो इसमें कैसे सुधार लाया जाए, चूँकि वैश्विक महामारी इस विषम परिस्थिति में भी बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना की वजह से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट्स का हुआ है। आप बिजनेस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपका एज निकल जाता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो आप उस पर्टिकुलर एज में ही आप पढ़ाई करके या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, और ख़ास करके पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई है ये एक शांत मानसिक स्थिति से ही हो सकता है, एकाग्रचित मानसिक स्थिति से ही हो सकता है। और कोरोना ने जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया वो मानसिक स्थिति को ही किया, इसलिए बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल ना बनाएं, क्योंकि आप कितने भी गाइडलाइंस फॉलो कर लें, कोरोना का कुछ भी कर लें, लेकिन अगर दहशत का माहौल अगर आपने स्टूडेंट्स के दिमाग में बना दिया तो फिर आप टीचर कितना अच्छा ले आएँ, आप उसको कितनी अच्छी फैसिलिटी दे दें, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। जी जी। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि दहशत का माहौल ना बनाए स्टूडेंट्स के लिए। जो करना है, क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए बैठकर एक फिक्स प्लान बनाएं कि मुझे ये चीज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इन लोगों से ही मुझे मिलना है, बाकी अननेसेसरी बहुत जगह मुझे विज़िट नहीं करना है, जहाँ है वहीं रहना है। तो एक बार सेट कर लें किन लोगों से हमें मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है, कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम अवॉइड करने हैं। जी जी। और उसको फॉलो करें। बाकी हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होता, उसके बाद उतने चीज़ को फॉलो करने के बाद लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए, दहशत का माहौल ना बने।
अच्छा, छात्रों और युवाओं को सफलता के क्या मंत्र देना चाहेंगे? छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से अगर आप संयमित रहें तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मुझे सब्जेक्ट सीखना है। आपका एम होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब तो वीडियोज़ हैं लेक्चर्स के, आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप अपने आसपास में देखें कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन जानता है, वहीं से आप कोशिश करें। तो अगर आपका फाइनल मोटिव ये होता है कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है, तो आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग में ये मत आने दें कि मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही ये चीज़ सीखना है। जानकारी के पीछे सेल्फ स्टडी से भी आप सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे सफल हो, सब चाहते हैं, लेकिन काफ़ी दबाव रहता है बच्चों पर भी और पेरेंट्स पर भी। तो उन पेरेंट्स से एज ए टीचर आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बच्चों पर काफ़ी दबाव बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करें। कई सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि खास करके पढ़ने वाले जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है या उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं, बहुत दबाव में होते हैं। जी जी। तो पहले उनको ऑब्ज़र्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको पढ़ाई के लिए या कम मार्क्स के लिए हमेशा दबाव बनाएंगे तो उनसे उनका फ़ायदा ही होगा। आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कम हो रहा हो, बट आप ये भी ऑब्ज़र्व करें जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, उससे उसका फ़ायदा हो रहा है या उसकी पढ़ाई और कम हो रही है या वो प्रेशर में आ रहा है। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए आप कुछ बोलें, और बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इस समय में आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आसपास कौन से टीचर हैं, है ना? जी जी। तो आप ज़्यादा फोकस इस पे करें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या ना कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इस पर ध्यान दें। जी जी। फ्रस्ट्रेशन में आप स्टूडेंट्स को ना डांटें, इससे स्टूडेंट्स का और नुकसान ही होगा। चलिए, धन्यवाद आपका अभिषेक जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ बने रहें और अपने विचार साझा करते रहें। पुनः हमारी केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी और केवी स्टूडियो के तमाम टीम को और रोशन जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे A1 क्लासेस के डायरेक्टर अभिषेक जी, जिन्होंने बेगूसराय में एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान के द्वारा यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को देश और समाज के निर्माण के लिए एक आत्मनिर्भर युवा बनाने के लिए जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है। जिनके इंस्टीट्यूट की एक बड़ी पंक्ति है, जिनके इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है IITians नर्चरिंग IITians, यानी ये देश और समाज के लिए युवाओं का उत्थान करना चाहते हैं। तो हमारी संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। आए दिन ऐसे युवा शक्ति से हम आपको मिलवाएंगे जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह के विचार को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे फॉलो करके हमारे देश और समाज की युवा शक्ति के विचार सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपनिंग कर देते हैं।